बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सलोनी रस्तोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एमए प्रथम वर्ष की अनुसंधान विधि में से किसी एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रश्नावली। हम यह जानेंगे कि प्रश्नावली क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये कितने प्रकार की होती है, इन सभी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रश्नावली होती क्या है। तो प्रश्नावली अनेक प्रश्नों की एक सूची है जिसमें अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों से संबंधित अनेक प्रश्नों का समावेश होता है तथा अध्ययनकर्ता द्वारा इस सूची की उत्तरदाताओं के पास डाक द्वारा भेजकर उसे वास्तविक सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। इसको बोलते हैं हम प्रश्नावली। जो हम डाक के द्वारा भेजते हैं प्रश्नों को, प्रश्नावली, वो हमारी प्रश्नावली होती है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो प्रश्नावली विभिन्न प्रश्नों की एक व्यवस्थित सूची है जिसका उद्देश्य अध्ययन विषय से संबंधित व्यक्तियों से डाक द्वारा सूचनाएं प्राप्त करके प्राथमिक सामग्री का संकलन करना होता है। इसके पश्चात प्रश्नों की यह सूची उत्तरदाता के पास इस निवेदन के साथ डाक द्वारा भेज दी जाती है कि वे एक निर्धारित अवधि के अंदर इसके उत्तर भेजने की कृपा करें। अंत में डाक द्वारा प्राप्त उत्तरों में से जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उन्हीं के आधार पर अध्ययन से संबंधित निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं। अगर हमें प्रश्नावली की कोई परिभाषा देनी है तो वो इस प्रकार देंगे कि ऐसे किसी भी यंत्र के लिए प्रश्नावली शब्द का व्यवहार किया जाता है जिसमें एक प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके लिए व्यक्ति स्वयं उत्तर प्रस्तुत करता है, वो हमारी प्रश्नावली कहलाएगी। अब हम आगे बात करते हैं कि एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये देंगे कि प्रश्नों की उपयुक्त संख्या, यानी कि प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या उपयुक्त होनी चाहिए। प्रश्नावली ना तो ज़्यादा अधिक लंबी हो और ना ही हमारी ज़्यादा छोटी हो। प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या अधिक होने पर उत्तरदाता उत्तर देते देते नीरसता या फिर विमुखता महसूस करने लगता है। तो प्रश्नावली की उपयुक्त संख्या होनी चाहिए। इसका दूसरा पॉइंट ये है कि प्रश्नों की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। एक अच्छी प्रश्नावली में प्रश्नों की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो पढ़ते ही समझ में आ जाएं और उत्तरदाता प्रत्येक प्रश्नों को सही प्रकार से समझकर उसका समुचित उत्तर भी दे सके। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि प्रश्नों की प्रकृति उपयुक्त होनी चाहिए, यानी प्रश्नावली में प्रश्नों की प्रकृति उपयुक्त हो। इसके लिए आवश्यक है कि इसमें ऐसे प्रश्नों की रचना ना हो जिनका स्वरूप अस्पष्ट, संदेहपूर्ण या भ्रमपूर्ण या फिर कोई दिशात्मक हो। ऐसे प्रश्नों को हमें इसमें नहीं रखना है, ऐसे प्रश्नों की प्रकृति को हमें इसमें नहीं रखनी है। उसके बाद निष्पक्ष प्रश्न, यानी कि प्रश्नावली के प्रश्न पक्षपात रहित होने चाहिए। प्रश्नावली के प्रश्न बनाते समय अनुसंधानकर्ता निष्पक्ष होकर प्रश्न बनाता है। उसके प्रश्नों पर उसके व्यक्तिगत मतों और पक्षपात आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्नों का स्वरूप मिश्रित होना चाहिए, यानी ये कि एक अच्छी प्रश्नावली में कुछ प्रश्न आसंरक्षित, कुछ प्रतिबंध, कुछ निर्धारण संबंधी, कुछ पदांकन संबंधी, कुछ चित्रमय प्रश्न, ऐसे प्रश्न होने चाहिए। इससे प्रश्नावली का स्वरूप अध्ययन समस्या के दृष्टिकोण तथा उत्तरदाता के दृष्टिकोण से संतुलित रहता है। यानी कि हमें अपनी प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों को रखना है, सभी प्रश्नों को रखना है, जैसे कोई आसंरक्षित भी हो, संरक्षित भी हो, प्रतिबंध भी हो, बंद भी हो और खुली भी हो। ऐसे प्रश्नों को रखना है प्रश्नावली में। उसके बाद प्रश्नों का क्रम उपयुक्त होना चाहिए। एक अच्छी प्रश्नावली के प्रश्नों को उपयुक्त रूप प्रदान करने के लिए यह आवश्यक होता है कि प्रश्नों का क्रम सरल से कठिन की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर हो। उपयुक्त होना चाहिए। हमारा प्रश्नों का जो भी क्रम है वो उपयुक्त होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्नावली आकर्षक होनी चाहिए, यानी प्रश्नावली का जो आकार है वो
मुद्रण या रंग रूप श्रेष्ठ व सुंदर होना चाहिए। हमारी प्रश्नावली देखने में ऐसी लगे, आकर्षक लगे, सुंदर लगे। जैसे प्रश्नावली में प्रश्न एक विशेष क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। प्रश्नावली का बाह्य स्वरूप आकर्षक होना चाहिए और कागज उत्तम श्रेणी का हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रश्नों का स्वरूप ऐसा हो जिससे वस्तु परक परिणाम उपलब्ध हो सके। यानी प्रश्नावली की सामग्री और प्रश्नावली की रचना इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे वस्तु परक परिणाम उपलब्ध हो सके, जिनके सारणीय विश्लेषण में पर्याप्त सुविधा हमें रहे। ऐसी हमारी प्रश्नावली होनी चाहिए। ये तो आपकी सारी प्रश्नावली की विशेषताएं थी। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली के उद्देश्य की। प्रश्नावली के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका इसमें ये आता है कि विस्तृत अध्ययन। प्रश्नावली की सहायता से विस्तृत अध्ययन किया जा सकता है, यानी कि बड़े बड़े क्षेत्र में भी हम वहाँ पर अध्ययन किया जा सकता है प्रश्नावली के द्वारा। प्रश्नावली द्वारा दूर दूर के क्षेत्रों का अध्ययन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। यह डाक द्वारा दूर दूर के क्षेत्रों में भी भेजी जा सकती है, वो हमारा विस्तृत अध्ययन कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं व्यवस्थित अध्ययन। यानी प्रश्नावली द्वारा किसी समस्या का व्यवस्थित अध्ययन संभव है, क्योंकि इसमें प्रश्नों का स्वरूप, संरचना तथा संख्या निश्चित होती है। प्रश्नावली अनुसंधान समस्या के सभी पक्षों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है, वो हमारी व्यवस्थित अध्ययन होता है। अब तीसरा पॉइंट इसमें कम खर्चीली, यानी कि प्रश्नावली द्वारा अध्ययन में प्रश्नावलियों को उत्तरदाता के पास भेजने में केवल डाक खर्च ही लगता है, तो ये कम खर्चीली भी होती है। उसके बाद कम समय और कम मेहनत, यानी प्रश्नावली द्वारा अध्ययन करने में अनुसंधानकर्ता को कम मेहनत या कम काम भी करना पड़ता है, क्योंकि प्रश्नावली को भरने का काम जो होता है वो सिर्फ उत्तरदाता का होता है। इसलिए इसी कारण प्रश्नावली में कम समय और कम मेहनत भी लगती है। उसके बाद हमारा है अगला पॉइंट वस्तुपरक अध्ययन। यानी कि प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तरदाता अपने ढंग से और अपने मन से ही देता है। इसमें अनुसंधानकर्ता का कोई भी प्रभाव नहीं होता। प्रश्नावली में वस्तुपरकता का विशेष गुण पाया जाता है, ये वस्तुपरक होता है, जिसमें उत्तरदाता उत्तरों को अपने ढंग से देता है। उसके बाद अध्ययन की सुविधा, यानी कि प्रश्नावली द्वारा अध्ययन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सुविधाजनक एवं सरल रहती है, क्योंकि इसमें क्षेत्र अध्ययन से संबंधित विभिन्न कठिनाइयों से छुटकारा मिल जाता है, वो हमारी अध्ययन की सुविधा होती है। उसके बाद हम आएंगे द्रुतगामी अध्ययन। यानी कि प्रश्नावली द्वारा अध्ययन करने में समय अन्य विधियों की अपेक्षा कम लगता है, क्योंकि इसके अध्ययन का एकमात्र साधन जो है वो डाक सेवा है। इसके द्वारा सूचना संकलित करने में क्षेत्र अध्ययन जैसा समय नहीं लगता, बल्कि सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया द्रुतगामी रूप से संपन्न की जा सकती है, यानी कि जल्दी प्राप्त हो जाती है हमें सूचनाएं, वो द्रुतगामी अध्ययन होता है। ये इसके उद्देश्य थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्नावली के प्रकार। प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें संरक्षित प्रश्नावली है। संरक्षित प्रश्नावली हमारी क्या होती है? संरक्षित प्रश्नावली सामाजिक सर्वेक्षण अथवा अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली वह प्रश्नावली है जिसकी रचना वास्तविक अध्ययन आरंभ होने से पहले ही कर ली जाती है और बाद में इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे संरक्षित प्रश्नावली में जिन प्रश्नों का समावेश किया जाता है वे अत्यधिक निश्चित, क्रमबद्ध और स्पष्ट होते हैं और प्रत्येक उत्तरदाता के लिए इनकी प्रकृति समान होती है, ये संरक्षित विधि होती है। दूसरा पॉइंट हमारा असंरक्षित विधि, असंरक्षित प्रश्नावली है। तो असंरक्षित प्रश्नावली के अर्थ को स्पष्ट करते हुए मतलब ये कहेंगे असंरक्षित प्रश्नावली वो होगी जिसमें प्रश्नावलियों में प्रश्नों का निर्माण पहले से नहीं किया जाता है, इसमें केवल विषय और प्रसंग ही लिखे जाते हैं और इनके आधार पर ये सूचनाएं संकलित की जाती हैं, वो असंरक्षित प्रश्नावली है। इससे स्पष्ट है कि असंरक्षित प्रश्नावली का निर्माण वास्तविक अध्ययन करने से पहले नहीं कर लिया जाता है, इसमें केवल उन विषयों का उल्लेख होता है जिनके संबंध में उत्तरदाता से सूचनाएं प्राप्त करनी होती हैं, वो हमारी असंरक्षित प्रश्नावली होती है। अब आती है बंद प्रश्नावली, यानी प्रश्नावली का यह प्रकार अत्यधिक प्रचलित है। इसमें प्रत्येक प्रश्न के आगे अनेक संभावित उत्तर दे दिए जाते हैं
और उत्तरदाता को उन्हीं उत्तरों में से किसी उत्तर को चुनकर अपने विचार को अभिव्यक्त करना होता है। वो हमारी बंद प्रश्नावली होती है। उसके बाद आता है खुली प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली वो होती है, मतलब इसमें इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के साथ अनेक संभावित उत्तर नहीं दिए जाते हैं, बल्कि उत्तरदाता से यह आशा की जाती है कि वह अपनी इच्छा अनुसार कोई भी उत्तर दे सकता है। इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है, जिससे उस रिक्त स्थान पर उत्तरदाता अपना उत्तर लिख सके। वो हमारी खुली प्रतिबंध हो गई। उसके बाद आता है चित्रमय प्रश्नावली। प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित समूह के लिए ही किया जा सकता है, लेकिन यदि कोई समूह एक ओर बहुत कम शिक्षित है और दूसरी ओर ऐसे व्यक्तियों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना किसी कारण कठिन समझा जाता हो, तो ऐसी स्थिति में चित्रमय प्रश्नावली के द्वारा तथ्यों का संग्रह करने का प्रयत्न किया जा सकता है। ऐसी प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न को बहुत सरल ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और उनके संभावित उत्तरों के स्थान पर विभिन्न चित्र इस प्रकार प्रदर्शित किए जाते हैं, जिससे उत्तरदाता चित्रों के आधार पर अपने उत्तरों को सरलता से चिन्हित कर सके। वो हमारी चित्रमय प्रश्नावली होती है। उसके बाद हम बात करेंगे मिश्रित प्रश्नावली। मिश्रित प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्नों की प्रकृति ऐसी किसी एक स्वरूप तक ही सीमित न होकर अनेक प्रकार के प्रश्नों से संबंधित होती है। ऐसी प्रश्नावली में साधारणतः बंद और खुले हुए सभी प्रकार के प्रश्नों को समावेश किया जाता है। वो हमारी मिश्रित प्रश्नावली होती है, जिसमें सभी तरह की प्रश्नावली को मिला दिया जाता है। वो मिश्रित प्रश्नावली होती है। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली का निर्माण या उसकी रचना। प्रश्नावली का निर्माण कैसे करेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि वांछित सूचनाओं का निर्धारण। यदि हमें किसी क्षेत्र में किसी समस्या का अध्ययन करना है, तो सबसे पहले ये आवश्यक होगा कि इस समस्या के अर्थ, संबंधित क्षेत्र, समस्या की पृष्ठभूमि, समस्या की वर्तमान स्थिति, उसके पक्ष और विपक्ष में लोगों के विचार, समस्या के समाधान के लिए व्यक्तियों के सुझाव आदि विभिन्न पक्षों को समुचित रूप से समझ लिया जाए। और दूसरे स्तर पर यह जानना आवश्यक होगा कि इस समस्या के अध्ययन के लिए किस क्षेत्र से और किस प्रकृति के उत्तरदाताओं से सूचनाओं को प्राप्त करना है। इस प्रकार अध्ययन विषय का समुचित विश्लेषण करने से यह ज्ञात किया जा सकता है कि अध्ययनकर्ता को कौन सी और किस प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता है। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट प्रश्नावली के प्रकार का निर्धारण, यानी कि यह निर्धारित करना आवश्यक है कि किस प्रकार की प्रश्नावली के द्वारा वांछित सूचनाओं को सर्वोत्तम ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्नावली के प्रकार का निर्धारण अध्ययन की प्रकृति, उत्तरदाता की प्रकृति, उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। यानी इसका अर्थ यह है कि प्रश्नावली में बंद प्रकृति के प्रश्न अधिक रहेंगे, खुली हुई प्रकृति के या मिश्रित प्रकृति के, इसका निर्धारण करना अध्ययनकर्ता के लिए बहुत आवश्यक है। उसके बाद आता है प्रश्नों का निर्माण, कि हमें कैसे प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। इस संबंध में निम्नलिखित सावधानियों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण सर्वोत्तम ढंग से किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये बोलेंगे कि सबसे पहले प्रश्नों का निर्माण करते समय हमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विषय के एक पक्ष से संबंधित सभी प्रश्न एक स्थान पर ही आयोजित हों और उन प्रश्नों के मध्य क्रमबद्धता हो। ये इसका पहला पॉइंट है। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट ये आएगा कि सभी प्रश्नों की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे उत्तरदाता उत्तरों को आसानी से दे सके। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि प्रत्येक प्रश्न इतना स्पष्ट हो कि उत्तरदाता उसे सरलता से समझ सके। जैसे कि उदाहरण ये है कि हमें उदाहरण के लिए यह पूछने की जगह कि क्या आप शिक्षित हैं, यह प्रश्न करना अधिक उपयुक्त रहता है कि आपने किस स्तर तक शिक्षा प्राप्त की। तो इस तरह के प्रश्नों को हमें पूछना चाहिए। उसके बाद यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि कोई भी प्रश्न किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के नाम से संबंधित ना हो। उसके बाद प्रश्नावली का आकार सीमित रहने के लिए इसमें ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनसे संबंधित सूचना को अन्य साधनों से भी प्राप्त किया जाता हो। प्रश्नावली का निर्माण करते समय हमें इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए।
अगला हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है प्रश्नों में संशोधन, यानी कि प्रश्नावली के लिए प्रश्नों का निर्माण कर लेने के पश्चात उसकी समुचित परीक्षा करना आवश्यक होता है। इस स्तर पर यदि कोई प्रश्न अनुपयोगी या पक्षपातपूर्ण प्रतीत हो तो प्रश्नावली में से उसे निकालकर प्रश्नों में संशोधन करना आवश्यक है, यानी कि उन प्रश्नों को सही करना आवश्यक होता है। फिर आता है अनुमापों का निर्माण, यानी कि प्रश्नावली में अनेक प्रश्न इस प्रकार के होते हैं जो एक विशेष विषय पर उत्तरदाता की मनोवृत्तियों व्यवहारों की प्रकृति को स्पष्ट करने वाले होते हैं। यदि हम अंतर्जातीय विवाह करने वाले व्यक्ति से यह प्रश्न करें कि अंतर्जातीय विवाह की सफलता के बारे में आपके अनुभव क्या है, तो संभव है कि उत्तरदाता अपने विचारों को व्यवस्थित रूप से स्पष्ट ना कर सके। लेकिन अगर हम उससे इस तरह का प्रश्न करेंगे कि अंतर्जातीय विवाह से आप कितने संतुष्ट हैं, तो बहुत अधिक संतुष्ट हैं या अनिश्चित हैं, तो स्वाभाविक रूप से उत्तरदाता को अपने विचारों की निकटतम सीमा को स्पष्ट करने वाली एक श्रेणी मिल जाती है, जिसे चिन्हित करके वे अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकता है। उसके बाद आता है प्रश्नावली का बाह्य रूप। प्रश्नावली का निर्माण करने की प्रक्रिया में इसकी बाहरी स्वरूप पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होता है। इसकी बाह्य आकृति से अर्थ है कि प्रश्नावली का आकार, उसका कागज का रंग, उसकी छपाई इतनी आकर्षक हो कि उत्तरदाताओं से सरलता पूर्वक उत्तर प्राप्त किया जा सके। ये इसकी प्रश्नावली की निर्माण है। हमें निर्माण करते समय इन सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्नावली के कौन कौन से गुण हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है व्यापक क्षेत्र का अध्ययन, यानी प्रश्नावली विधि से सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता यह है कि इसकी सहायता से एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई कितनी भी बड़ी जनसंख्या का सरलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। यानी प्रश्नावली बड़े बड़े क्षेत्र में भी इसका खूब अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद धन और श्रम की बचत। सामग्री के संकलन में यह प्रविधि इसलिए भी उपयोगी है कि इसमें बहुत कम व्यय और श्रम की भी आवश्यकता होती है। प्रश्नावली की छपवाई और डाक से ही संबंधित होती है। अध्ययनकर्ता एक स्थान पर रहकर ही संपूर्ण अध्ययन की सरलता से व्याख्या कर सकता है। उसके बाद आता है वस्तुनिष्ठ सूचनाओं की संभावना, यानी कि उत्तरदाता कोई भी सूचना देते समय इस बात के प्रति आश्वस्त रहता है कि अध्ययनकर्ता उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता तथा उसके द्वारा दी गई सूचनाएं पूर्णतः गुप्त रहेंगी। यही कारण है कि प्रश्नावली से प्राप्त उत्तर तुलनात्मक रूप से अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। उसके बाद हमारा तथ्य संकलन में शीघ्रता। अन्य प्रविधियों की तुलना में प्रश्नावली के द्वारा बहुत कम समय में ही बहुत अधिक सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। उसके बाद सांख्यिकी विश्लेषण में सरलता। इसके द्वारा ऐसे मानक परिणाम प्राप्त होते हैं जिनका सारणीय और सांख्यिकीय विवेचन किया जा सकता है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है उपयोग में सरलता। प्रश्नावली स्वयं में एक सरल प्रणाली है। इसके अंतर्गत उत्तरदाता को एक बार निश्चित निर्देश दे देने के पश्चात अध्ययनकर्ता को प्रश्न की विवेचना अथवा स्पष्टीकरण के लिए कोई भी श्रम नहीं करना पड़ता। इसका तात्पर्य यह है कि इस प्रविधि का उपयोग एक सामान्य अनुसंधानकर्ता के द्वारा भी किया जा सकता है। ये सभी हमारे प्रश्नावली के गुण थे। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली के दोष क्या क्या हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट अशिक्षित व्यक्तियों के लिए अनुपयुक्त, यानी कि प्रश्नावली केवल शिक्षित लोगों से ही भरवाई जा सकती है। यह अशिक्षित लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। उसके बाद है अपूर्ण और गलत सूचनाओं की संभावना, यानी कि इस प्रविधि के अंतर्गत ना तो किसी प्रश्न की पुनरावृत्ति की जाती है और ना ही प्रश्न का स्पष्टीकरण करना संभव हो पाता है। इस प्रकार प्रश्नावली से प्राप्त सूचनाएं भी हमें गलत और अपूर्ण भी मिल जाती हैं। उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट ये है कि व्यक्तिगत संपर्क का अभाव। इस प्रविधि का मुख्य दोष यह भी है कि इसमें अध्ययनकर्ता और सूचनादाता के मध्य कोई भी संपर्क स्थापित नहीं हो पाता है। किसी विशेष प्रश्न के उत्तर के लिए उत्तरदाता को तैयार करने या विषय के प्रति उसकी रुचि बढ़ाने का कोई अवसर नहीं मिल पाता। उसके बाद अस्पष्ट लेख। प्रश्नावली के द्वारा उत्तरदाता से जो लिखित सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनकी लिखावट इतनी दोषपूर्ण होती है कि कभी कभी महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ सकना भी कठिन हो जाता है, जिससे हमें निष्कर्ष परिणाम हमें नहीं मिल पाते, हमें सही सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाती।
उसके बाद उत्तर प्राप्त करने की समस्या। डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली का एक मुख्य दोष यह भी है कि इसके द्वारा प्राप्त उत्तरों का प्रतिशत बहुत ही कम होता है, क्योंकि प्रश्नावली का आकार, बड़ा आकार, निर्देशों की अपूर्णता, स्वयं उत्तरदाता की उदासीनता आदि वे प्रमुख दशाएं हैं जिनके फलस्वरूप अध्ययनकर्ता बहुत कम सूचनाएं प्राप्त कर पाता है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आएगा, सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण असंभव है, यानी एक विशेष अध्ययन विषय से संबंधित सभी उत्तरदाताओं की प्रकृति समान होती है। उनकी शिक्षा, संस्कृति, विचारधारा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न हो सकती हैं। इस स्थिति में एक सामान्य प्रश्नावली के द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों से सूचनाएं प्राप्त करना स्वयं में एक दोषपूर्ण विधि है। उसके बाद गहन अध्ययन में अनुपयुक्त। यदि किसी गहन समस्या का कुछ समय तक लगातार अध्ययन करने की आवश्यकता हो तो यह प्रणाली अनुपयुक्त सिद्ध होती है। साक्षात्कार के द्वारा अध्ययनकर्ता व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं, संवेगात्मक मूल्य, मनोवृत्तियों को जिस गहराई में जाकर अध्ययन कर लेता है वह प्रश्नावली के द्वारा संभव नहीं हो पाता है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक प्रश्नावली समाप्त होता है। धन्यवाद।